Hello student, class 9, chapter 3 electoral politics, and we are just moving on the process of the election politics, and due to the deductions of your course, some of the topic have been removed from your syllabus. Clear? So the current syllabus you have, if you are not aware about the current syllabus, so you have to just check school WhatsApp, and then you can see that 3.3, the point 3.3 is in our course for this chapter. Clear? So we are just talking about the electoral politics, and in this today we are just going to just talk about the popular participation. So we just checked in our earlier class that the independent elections is very important for the democracy, because in democracy, if election is not independent, the particular nation could not, or particular nations cannot be called as a full democratic nation, because it is a very first sign of the democratic nation is it that a person who is going to rule the country must be chosen by their peoples. Clear? So that's why it is very essential that the people take part in the voting system. People take part in the voting, and then they choose their own representative. Clear? And then they will decide to the person or the party which will just get in the move of the rulers sections. Clear? And then now the popular participation, सब दूसरी निशानी है कि अगर पहला तो ये कि जो संस्था चुनाव करवा रही है क्या वो फ्री है या नहीं, ये भी बहुत एसेंशियल था। अब दूसरा कि कहीं किसी देश की पॉलिटिक्स जो है वो पूर्ण रूप से जहां इलेक्शन हो रहे हैं, क्या वो इलेक्शन वाकई में मतलब लोगों के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करते हैं, क्या लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अगर लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब ये कि लोगों को ये पता है कि हम सरकार हमसे बन रही है, हमारे वोट देने का इम्पैक्ट पड़ रहा है, गवर्नमेंट हम बना रहे हैं। तो ये बताता है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन कि मतलब जनता बहुत ही अच्छे स्तर पर जो है वो वोटिंग में पार्ट ले रही है। क्लियर? सो ये ग्राफ है जो आपको बता रहा है 1991 का और 2015 का, जिसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन दर्शाया गया है, जिसके अंदर यूके का पार्टिसिपेशन जो है वो फॉल डाउन हुआ है, और इंडिया का जो है पार्टिसिपेशन लोगों का वोटिंग में जब चुनाव होते हैं और वोट देते हैं तो लोग कितने उत्साहित होते हैं वोट देने के लिए, उसका ग्राफ ये मतलब इंडिया का ग्राफ जो है वो बढ़ता जाता है या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इंडिया को जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक नेशन कहा जाता है। सो अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज टू सी द वेदर पीपल पार्टिसिपेशन इन इट विद द एंथुसियाज्म। दूसरा तरीका ये जानने का कि आपका जो इलेक्टिंग सिस्टम है वो किस तरीके का है, वो ये है कि लोग उसमें कितने लोग इलेक्शन के प्रति कितने ज्यादा उत्साहित होते हैं वोट देने के लिए। If the electoral process is not fair and people will not continue to the participating in the exercise. Now read this chart and the participation in India. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे होते हैं तो लोग फिर उस इलेक्शन के अंदर या किसी भी स्पेसिफिक इलेक्शन के अंदर पार्ट लेना कम पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वोट का जो है वो कोई लिबर्टी नहीं है, या तो वोटिंग की स्वतंत्रता नहीं है, या फिर उनकी वोटिंग का ही कोई मतलब नहीं है। सो इंडिया, अब इस ग्राफ के थ्रू आपको उन्होंने ये आपकी बुक के अंदर ये स्पेसिफिक दर्शाया है कि इस तरीके से इंडिया के अंदर वोटिंग बढ़ती जा रही है। रीजन सिर्फ यही है कि भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। क्लियर? और द voting current in India and the UK
का इसके अंदर पूरा डिस्क्रिप्शंस दिया है. द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इज यूजली measured by the voter turnout. Voter turnout. वोटर टर्नआउट फिगर्स. अब इलेक्शन के अंदर जो है वो लोगों के द्वारा दिए जाने वाले वोटों की संख्या पर निर्भर करता है कितने लोगों ने इलेक्शन में भाग लिया, कितनी प्रतिशत जनसंख्या ने इलेक्शन में भाग लिया. द टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ द एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, जिन्होंने अपना वोट डाला है. ठीक है, भारतीय अगर जनसंख्या 1,32,00,000 हमारे, हालांकि 1,32,00,000 कहते हैं, परंतु अपन 1,32,00,000 के करीब अगर अपन मानते हैं तो कितने परसेंटेज जनसंख्या ने वोट को कास्ट किया है, मतलब कि वोट दिया है, तो वो ये बताएगा कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है वोटिंग को लेके. ठीक है, turnout indicates the percentage of the eligibility and who actually cast their vote. In over the last 50 years, the turnout in the Europe and North America has declined. नॉर्थ अमेरिका में और जो है और यूरोप के अंदर जो है वो डिक्लेन हुआ है. और पर इंडिया के अंदर क्या हुआ, इन इंडिया द टर्नआउट हैज ईदर रिमेन्ड स्टेबल और द एक्चुअली गॉन अप. या तो इंडिया के अंदर स्टेबल रहा है या फिर क्या हुआ है, बढ़ा है, गिरा नहीं. ठीक है. So in the India, the poor and the illiterate and the underprivileged people vote in the large populations as per the compared to the rich and the privileged sections. भारत के अंदर जो है वो पुअर, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं वो मतलब कि अशिक्षित, गरीब और जो प्रिविलेजेस से बाहर है या फिर मतलब कि विशेष योग्यताओं से बाहर है, पीपल इन द लार्जर पॉपुलेशन वो ज्यादा वोट देते हैं एज कंपेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शंस. जो संभ्रांत परिवार से जो लोग हैं या जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग इन द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिलेशंस, क्लियर, वे लोग इलेक्शन में पार्ट जो है वो कम लेते हैं. दिस इज द कंट्रास्ट टू द वेस्टर्न डेमोक्रेटिक. ये कंट्रास्ट हो गया, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक में इसका कंट्रास्ट है, इसका उल्टा है. फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, पुअर पीपल, African American and the Hispanics vote much less than the rich and the white people. Rich और white people वोट ज़्यादा देते हैं और ये बाकी वाले जो लोग हैं जैसे कि काले लोग कह सकते हैं, उनको पुअर लोग कह सकते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन क्रीड के लोग कह सकते हैं, वे वोट कम देते हैं. और थर्ड है द कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ द इम्पोर्टेंस टू द इलेक्शन. कॉमन पीपल जो है वो इलेक्शंस के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच रहता है इंडिया के अंदर. They feel that throughout the elections they can bring pressure on the political party to adopt the politics and programs favorable to them. उनको ऐसा लगता है और वाकई में ऐसा है भी कि इलेक्शन जब होते इलेक्शन के समय या इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है कि वो लोगों की भलाई के लिए उनके लिए विशेष कार्य करे, कम से कम इस समय तो करे. ठीक है, टू एडॉप्ट द पॉलिटिक्स एंड ऐसे प्रोग्राम चलाए जो लोगों के जो फेवरेबल हो. दे आल्सो फील दैट देयर वोट मैटर इन द वे थिंग्स दे आर रनिंग द कंट्री. और फिर उनको लगता है कि उनका जो वोट है वो मैटर करता है, उनकी वोट की वैल्यू है. ठीक है. सो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स इन द इलेक्शंस रिलेटेड टू द एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स. हर साल जो है वो एक्टिविटी वोटिंग के लिए बढ़ती ही जा रही है. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कंपेनियन रिलेटेड एक्टिविटीज. कंपेनियन से संबंधित एक्टिविटीज में उन लोगों ने भाग लिया जिन्होंने वोट दिया. क्लियर. एंड मोर देन half of the people identified themselves as the being closed to one or the other political party. 1 out of the every 7 voter is a member of a party. हर 7 लोगों में से एक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है. ठीक है. इस तरह से मतलब लोगों की भारत के अंदर जो आम जनता की राजनीति में ज्यादा रुचि, इसीलिए हम ज्यादा डेमोक्रेटिक है. क्लियर. Acceptance of the election outcome. One final test is the free and fairness of election has in outcome itself. फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं तो उसका जो आउटकम आता है वो भी
एकदम फ्री और फेयर ही आएगा. सो इफ द इलेक्शन आर नॉट फ्री एंड फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल. और अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है तो जो पावरफुल है उसके पक्ष में आउटकम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा. इन सच सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन. रूलिंग पार्टी इलेक्शन हारती नहीं है इस कंडीशन में. और यूजली द losing party doesn't accept the outcome of the rigged elections. और जो losing party है वो उस outcome को जो है उसको rigged मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है. जो भी रिजल्ट आया है, द आउटकम ऑफ द इंडिया इज द इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. ये खुद स्वयं अपने आप में कहते हैं ये आउटकम्स, दैट द रूलिंग पार्टी routinely lose election in the India both at the national and the state level. रूलिंग पार्टी ज्यादातर मतलब ऐसा एक व्यू देखा गया है कि रूलिंग पार्टी जो है वो हमेशा लगभग चुनाव जो है भारत में हारती और वापस अगले साल में अगले मतलब सेक्शन के अंदर एक अलग टेन्योर के अंदर एक अलग पार्टी आती है रूल करने के लिए. तो इस तरीके से जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो ये दर्शा रहा है कि रूलिंग पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड ईसी को नहीं कर पाती, इलेक्शन कमीशन को नहीं कर पाती, या फिर वोटर्स को मतलब कि गलत इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है. इन यूएस द इनकम्बेंट ऑफ और सिटिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शंस. बहुत कम यूएस में जो है वो इलेक्शन हारते हैं रूलिंग पार्टी में. इन द इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज लूज देयर इलेक्शन. और भारत में एमएलए और एमपीज जो होते हैं वो अपने अगर जब वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो ज्यादातर अनुपात में वो हारते हैं, रेशियो में वो हारते हैं. द candidates who are known to have the spent a lot of money on buying votes वोट्स को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगाते हैं ना, एंड दोज विद द नॉन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूजेस द इलेक्शंस. और जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं वो भी ये दोनों वोट हारते हैं, मतलब इलेक्शन हारते हैं. सो द bearing very few disputed elections are electoral outcomes are usually accepted as the people's verdict by the defeated party. तो ये जो है वो पीपल का वर्डिक्ट है, मतलब कि लोगों का ये आदेश है उन पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि हम आपको चुनते हैं और आप हमारे ऊपर शासन करें, आप हमारे ऊपर रूल करें, आप हमारे कंट्री को, आप हमारे स्टेट को चलाएं. क्लियर? सो ये पीपल्स वर्डिक्ट होती है जो उनको भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है. चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए क्या चैलेंजेस है? ऑल द leads to a simple conclusion. Election in the India are the basically free and the fair. Free or fair election होता है. The party that win and elections and form government does so because people have chosen it over its rivals. लोग स्वयं उनको चुनने के अधिकारी हैं और चुनते हैं. It may not be true for every constituency. पर ये हर संसदीय क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है. A few candidates may win purely on the basis of the money, power and the unfair means. Unfair means को यूज करके और अपने पावर को यूज करके भी कुछ लोग जीत जाते हैं. Clear? So, but the overall, the verdict of a general elections still reflect the popular reference and the preference. There are very few exceptions to this rule in the last 60 years in our country. This is what make Indian elections democratic. भारत में लगभग पिछले 60 सालों में ज्यादातर संसदीय क्षेत्र हो चाहे वो किसी भी तरह के चुनाव हो, पावर का यूज करके या फिर अनफेयर मींस का यूज करके कुछ लोग जीत पाते हैं, परंतु ज्यादातर जो होती है वो पीपल्स के वर्डिक्ट ही होते हैं. वहाँ के वोटर के वर्डिक्ट मतलब कि लोगों के द्वारा जो आदेश दिया जाता है. आदेश देने का मतलब लोग जिस पार्टी को ज्यादा वोट देते हैं, जिस पार्टी को वो लोग जिताते हैं, वो पार्टी रूल करती है. क्लियर? सो and yet the pictures look different if ask deeper questions. Are people's reference based on the real knowledge?
क्या लोगों को वाकई में इसके बारे में पूरा नॉलेज है? सो आर द वोटर गेटिंग अ रियल चॉइस, क्या वाकई में लोगों के पास में चॉइस है? इज इलेक्शंस रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, क्या इलेक्शन जो वास्तव में सभी लोगों के लिए एक अत्यावश्यक स्थान रखता है? कैन द ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन द इलेक्शन, और क्या एक सामान्य नागरिक जिसका जीवन एकदम सामान्य है, क्या वो भी इलेक्शन जीत सकता है? एक ऐसे क्वेश्चन है जो पूरे इलेक्शंस के सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है. So the question of the kind of the bring the many limits and the challenges of the Indian elections and our attentions these includes, और जो इनके पॉइंट बनाए गए हैं जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह के चैलेंजेस आते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस के अंदर. और वो ये है that the candidates and the party with a lot of the money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage of the smaller party and the independent. हालांकि जिस पार्टी के पास में ज्यादा पैसे हैं या फिर जो पार्टी के अंदर ज्यादा पावर है उसकी जीत निश्चित तो नहीं है, परंतु हाँ उसको जो है वो एक स्पेसिफिक और एक बड़ी वोटिंग कास्ट मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है. ठीक है, कंपेयर टू द स्मॉलर पार्टी. इन द सम पार्ट ऑफ द कंट्री द कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल कनेक्शन, जिसके क्रिमिनल कनेक्शन है, अपराधीय क्षेत्रों से वो संलिप्त है, मिला हुआ है, हैव बीन एबल टू पुश देयर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड सिक्योर अ टिकट फॉर द मेजर पार्टी. मतलब आपराधिक लोग भी किसी भी पार्टी की टिकट को चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी पार्टी की टिकट चाहिए होती है. मतलब वो पार्टी आप पर भरोसा करती है कि लोग आप पर भरोसा करते हैं और लोग आपको जिता सकते हैं, तो उसके लिए वो टिकट भी उनको मिल जाती है जबकि वो अपराधी हैं या आपराधिक गतिविधियों में वो संलिप्त हैं. क्लियर? सम फैमिलीज टेंड टू द डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज. कुछ फैमिली, स्पेसिफिक पूरी फैमिली जो है वो एक पार्टी को डोमिनेट करती है. मतलब उस पार्टी में उस फैमिली के लोग ही आगे, दादा, पिता, फिर उसका बेटा, ऐसे चलता रहता है ना. गणतंत्र वाला हिसाब नहीं है. तो और उनको जो है टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द रिलेटिव्स फ्रॉम दीज पार्टीज, और टिकट उन लोगों को मिलते हैं जो इस पार्टी के रिलेटिव्स हैं. इसके बाद में द वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर द लिटिल चॉइस टू द ऑर्डिनरी सिटीजंस फॉर द बोथ मेजर पार्टीज आर द क्वाइट सिमिलर टू द ईच ऑफ द बोथ इन द पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस. छोटी पार्टीज जो होती है, आम लोग जो अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको ज्यादा फेस ऑफ नहीं करना पड़ता है बड़ी पार्टीज को इन छोटी पार्टीज के सामने, क्योंकि वो बड़े स्तर की और बड़े लेवल की पार्टी होती है, उनके वर्कर ज्यादा होते हैं, उनके पास में पैसा ज्यादा होता है, तो इस तरह से वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं. एंड स्मॉलर पार्टी एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज. छोटी पार्टीज या फिर ऐसा नेता जो कि जिसके पास में ज्यादा सोर्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो बड़ी पार्टीज के सामने नहीं टिक पाते हैं. दिस इज द चैलेंजेस. ये चैलेंजेस है एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन द इंडिया बट आल्सो इन द मेनी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज. और कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्रियों के अंदर ये सारे चैलेंजेस है, केवल इंडिया के अंदर है ऐसा नहीं है. दिस डीपर इशू आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन द डेमोक्रेसी. जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट कंसर्न है. That is why the citizens, social activities and the organizations have been demanding the reforms of the electoral system. And can you think some reforms and what can do the ordinary citizen do to face the challenges? एक सामान्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब इस तरह की कंडीशन सामने आती है. क्लियर? सो the code of the conduct, a set of the norms and the guidelines to be followed by the political party. पॉलिटिकल पार्टी को ये नॉर्म्स जो है वो जो जारी की जाती है इसी के थ्रू इलेक्शन कमीशंस के थ्रू जो जारी किए जाते हैं उनको उनके नियमावलियों को उनको मानना ही पड़ता है. सेकंड, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या किसे कहते हैं, जियोग्राफिकल एरियाज के
अंदर जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो सब आपको अभी पीछे बताया गया है, और ये सारी डेफिनेशंस हैं जो आपके इस चैप्टर में आ चुकी हैं। क्लियर? सो इस तरीके से चैप्टर भी एंड होता है, और नेक्स्ट चैप्टर आता है द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। क्लियर? और इस चैप्टर को जो है वो अपन बाद में स्टार्ट करेंगे।